हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। कैसे हो आप सब? होप यू आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो आज की सिंगल वीडियो में ही मैं आपको रिसर्च की सारी टाइप्स जो है वो कवर करवाने वाली हूँ। सो फटाफट से एक बार लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड का तीसरा सेशन है। इससे पहले के 2 सेशन में ले चुकी हूँ, जिसमें मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर चुके हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, एपिस्टोमोलॉजी, ये सारे कंसेप्ट लास्ट वाली वीडियोस में हम समझ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च की। तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिसर्च की आज बात करेंगे, मैं थोड़ा सा पहले इसका ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कैजुअल रिसर्च, एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये सारी टाइप्स की आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल दे रखा है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज उसके द्वारा ही आप मेरी सारी रेगुलर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। जहाँ पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पर भी मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं, मैं सबके लिंक्स वहाँ पर अपलोड करती हूँ। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को जैसे कि हम बेसिक रिसर्च के नाम से भी जानते हैं, तो ये एकदम बेसिक रिसर्च जो होती है ना, ये हमारी जस्ट नॉलेज में ऐड ऑन करती है, नई नॉलेज को गेन करना, ठीक है। कोई नई थ्योरी, ये थ्योरेटिकल रिसर्च है, कोई नई थ्योरी बनाना या किसी नई नॉलेज को गेन करना, दैट इज़ द फंडामेंटल रिसर्च। जो ऑलरेडी हमको पता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसमें कुछ ऐड ऑन करना, दिस इज आल्सो फंडामेंटल रिसर्च। तो ये थ्योरेटिकल है, मतलब आपने कोई नॉलेज गेन करके कोई थ्योरी बनाई, दिस इज अ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। जो अप्लाइड रिसर्च होती है, इसमें जो आपने थ्योरी बनाई, जो आपने नॉलेज गेन करके थ्योरी बनाई, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है ये अप्लाइड रिसर्च में होता है। यहाँ पर इसमें क्या है, दैट इज इट इज डन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये जो अप्लाइड रिसर्च है, ये नेचर में प्रैक्टिकल है, यानी कि जब आप थ्योरेटिकल चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई कर देते हो, दिस इज योर अप्लाइड रिसर्च। इट कैन बी यूज्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए यूज़ हो सकती है, या किसी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए भी अप्लाइड रिसर्च यूज़ हो सकती है। जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करें, किसी इनबिल्ट थ्योरी को जब आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल एंड अप्लाइड रिसर्च, रीड, these are very easy to understand. तो फंडामेंटल रिसर्च जो है, ये हमारी नॉलेज में ऐड ऑन करती है। जो अप्लाई रिसर्च है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनके सोल्यूशन की तरफ हमको लेके जाती है, या फिर यू कैन से प्रैक्टिकली जब आप नॉलेज को अपनी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो तो इट विल बिकम अप्लाइड रिसर्च। देखिए, इकोनॉमिक्स में हमने बहुत बार पढ़ा है द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन, है ना। तो जो इन्वेंशन होती है, ये एक डिस्कवरी है, यानी कि आपने कोई पर्टिकुलर थ्योरी बना दी, दिस इज़ योर इन्वेंशन। कोई नई बात बता दी, दिस इज़ अ इन्वेंशन। बट जब आप उस थ्योरी को जो आपने डिस्कवर की है, जो आपने बनाई है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो दैट इज़ योर इनोवेशन, ठीक है। ये दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। और ये इकोनॉमिक्स के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वेंशन जस्ट थ्योरेटिकल किसी चीज़ की डिस्कवरी, और इनोवेशन जब मैं उस पर्टिकुलर खोज को, अपनी डिस्कवरी को प्रैक्टिकल रूप दे रही हूँ, उसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। सो मोस्टली अकेडमिक, फंडामेंटल रिसर्च अकेडमिक है। आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, उसमें क्या है, जस्ट आपने कोई थ्योरी बनाई, वो फंडामेंटल रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च में आप प्रैक्टिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो अप्लाइड रिसर्च है, इसका नेचर इंटेंसिव रहता है, बहुत ज़्यादा वर्क इसमें होता है, प्रैक्टिकल वर्क इसमें होता है अप्लाइड रिसर्च में। जो फंडामेंटल रिसर्च है, इसमें प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है, इसमें जस्ट नई चीज़ों को गेन करना, ठीक है, दैट इज़ इन फंडामेंटल रिसर्च। तो बेसिकली आपको दोनों का मतलब जो है वो समझ में आ जाना चाहिए। तो यू कैन से इट इज़ इन मोर डिटेल्ड, इट डिमांड्स लोड्स ऑफ केयर, इट डिमांड्स लोड्स ऑफ टाइम, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च, अब एक चीज़ पहले ध्यान से समझिएगा, एक्शन रिसर्च को समझने से पहले, ये आपको यहाँ पे 2 सर्कल्स नज़र आए, दिस इज एक्शन रिसर्च एंड दिस इज अप्लाइड रिसर्च।
एक्शन रिसर्च इज बेसिकली पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। जो एक्शन रिसर्च होती है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक हिस्सा होती है। तो एक्शन रिसर्च लिखा हुआ है वहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये कीवर्ड है, एग्जाम में ये पूछा जाता है, जब आपको किसी प्रॉब्लम का इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए तो आप एक्शन रिसर्च को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब हमने क्या समझा था, प्रैक्टिकल, किसी चीज़ की प्रैक्टिक, अगर कोई थ्योरी हमने बनाई उसको प्रैक्टिकल अप्लाई की, दिस इज अप्लाइड रिसर्च, है ना। तो एक्शन में क्या है कि आप उसके सोल्यूशन के लिए उसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो। बेसिकली एक्शन रिसर्च अप्लाइड का ही हिस्सा होती है, क्योंकि एक्शन रिसर्च में प्रैक्टिकेबिलिटी हुई है ना, इसका मतलब ही तो यही है ना कि प्रैक्टिकली आप उस प्रॉब्लम के लिए क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, एक्शन रिसर्च जो है ना ये नेचर में साइक्लिक होती है, साइक्लिक होती है, क्योंकि इसमें 4 स्टेप्स हैं जो साइकिल में घूमते हैं। सबसे पहले इसमें होती है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद इसमें होता है एक्शन, एक्शन के बाद हम करते हैं ऑब्जर्व, ऑब्जर्व के बाद हम उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ये जो साइकिल है एक्शन रिसर्च का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन रिसर्च को हम साइक्लिकल नेचर में इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके 4 स्टेप्स जो हैं ये साइक्लिकल होते हैं। प्लानिंग के बाद एक्शन, एक्शन के बाद ऑब्जर्व, ऑब्जर्विंग के बाद हम रिफ्लेक्ट करते हैं, और रिफ्लेक्ट के बाद फिर से प्लानिंग आ जाती है, प्लानिंग के बाद फिर से एक्शन आ जाता है। तो ये सर्कल जो है इसी तरह से चलता रहता है। ठीक है, सो आगे चलिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या, देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है ना, इसमें हम अभी हमको अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता, हम यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग ओवर प्रॉब्लम। जर्नली रिसर्च का सबसे स्टार्टिंग जो प्रक्रिया होती है वही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। जब हम अपने टॉपिक को फाइंड कर रहे हैं, हमको किस चीज़ पर रिसर्च करनी है, हम उस चीज़ को फाइंड कर रहे हैं। अनस्ट्रक्चर्ड ये इसीलिए क्योंकि अभी तक हमको हमारी प्रॉब्लम इसमें स्ट्रक्चर्ड नहीं हुई है ना, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग ओवर प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम उस प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, जैसे आपको पता है ना, रिसर्च इज़ ए जर्नी फ्रॉम नोन टू अननोन। तो जिस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं उस चीज़ के बारे में हम वो चीज़ें जानना चाहते हैं जो हम नहीं जानते, तो हम अपनी प्रॉब्लम को इसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम डिफाइन नहीं हुई तो अभी यहाँ पे हिपोथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये 3 रिसर्च मैं आपको इकट्ठी पढ़ाऊंगी, जैसे हमने पहली 3 इकट्ठी पढ़ी, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन, इसी तरह से ये 3 इकट्ठी पढ़िएगा, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है इसका नेचर स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें अभी हमको प्रॉब्लम का पता चल गया है, बट जो भी प्रॉब्लम हमको यहाँ पे पता लगी है वो पार्शियली डिफाइंड है, मतलब पूरी तरह से नहीं पता चली। यहाँ पर हमको सिर्फ यही पता चला है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, बट व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए, ये हमको नहीं पता। समझिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पूरी तरह से नेचर में क्वांटिटेटिव होती है। इसमें हम जस्ट फिनोमेना के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हाट इज़ या व्हाट वाज, है क्या असल में ये चीज़, बट व्हाट शुड बी इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। हम किसी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उससे कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। टेल व्हाट इज़, ये सिर्फ हमको यही बताती है कि है क्या। इसमें हमारा वेरिएबल्स पर कंट्रोल नहीं है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें हम ये नहीं बोल सकते व्हाट शुड बी, सो दैट्स वाई हमारा वेरिएबल्स पर कंट्रोल नहीं है, जो असल में है हमको सिर्फ वही बताना है इसमें, ठीक है। नेशनल सैम्पल सर्वेज एंड सेंसस जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बेस्ट एग्जांपल है, सर्वेज एंड सेंसस, जिसमें हम सिर्फ यही बताते हैं कि असल में है क्या, ठीक है, ये नहीं बताते कि होना क्या चाहिए, ठीक है। जो कैजुअल रिसर्च है ये हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, हाईली स्ट्रक्चर्ड, इसमें हमारी प्रॉब्लम भी डिफाइन है और इसमें हम पूरी तरह से क्लियर है कि व्हाट विल बी, अब आगे क्या होना चाहिए या आगे क्या होगा, है ना। तो इसमें हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से एक स्टेप आगे चल गए, इसलिए इसे हाईली स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है ये आइडेंटिफाई होता है। मान लीजिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम है इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आपको अपनी प्रॉब्लम डिफाइन करनी है कि मुझे इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक्सप्लोर करना है, स्टडी करना है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप पूरा डिफाइन कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम का क्या स्ट्रक्चर है, कहाँ पर कितनी बेरोज़गारी है, मेल्स में कितनी है, फीमेल्स में कितनी है ना, वो सब चीज़ें आप डिस्क्राइब कर रहे हो।
जो कॉजुअल रिसर्च है इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख रहे हो कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसका कारण क्या है और इसका आगे जाके इफेक्ट क्या पड़ेगा, व्हाट विल बी, क्या होगा इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। तो यही चीज़ कॉजुअल रिसर्च में आएगी। ठीक है, याद हो गई ये चीज़ें अभी आपको। आगे देखिए, अगली रिसर्च है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च जो होती है आपकी, इसमें दो वर्ड्स याद रखिएगा, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। तो मान लीजिए कि एक बाग है, एक बगीचा है और इस बगीचे में कुछ सुंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है, ये जो फ्लावर्स हैं ना, धीरे धीरे इन फ्लावर्स का रंग बदल रहा है। ठीक है, येलोइश से ग्रीनिश टोन में जा रहा है, या फ्लावर्स का रंग बदल रहा है। तो आपने देखा कि ये फ्लावर्स का रंग बदल क्यों रहा है, ये चीज़ आपने ऑब्जर्व की, दिस इज़ योर ऑब्जर्वेशन, है ना। फिर आपने सोचा कि अच्छा देयर इज़ ए सीजनल चेंज, मौसम में चेंज आ रहा है, तो मौसम में चेंज आने के कारण इन फूलों का रंग बदल रहा है, दिस इज़ योर एक्सपीरियंस। तो ये आपका एक्सपीरियंस है कि मौसम के बदलने से फूलों का रंग बदल रहा है। सो दो चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हुई, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। इन दोनों को इकट्ठा करके जो है एम्पिरिकल रिसर्च आपकी बनती है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस को। फाइन, आगे देखिए, अगली यहाँ पे रिसर्च आती है एक्सपोज्ड फैक्टो। अब इनको इकट्ठा समझने की कोशिश करना, एक्सपोज्ड फैक्टो रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये तीनों को इकट्ठा पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च समझिए पहले। वैसे स्टूडेंट्स को एक्सपोज्ड एंड हिस्टोरिकल में भी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी हम डिफरेंस क्लियर करेंगे। फाइन, एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च जो है ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है, इसमें किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें हम घटना के घटित होने के बाद का इफेक्ट पता करते हैं। कोई घटना घट गई, कोई इंसिडेंट हैपन हो गया, उसके बाद का इफेक्ट क्या पड़ा, इसमें हम ये पता करते हैं। इस पे भी हमारा वेरिएबल्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, हम वेरिएबल्स को बदल नहीं सकते, हम सिर्फ यही देख सकते हैं कि इस चीज़ का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैन्युपुलेटेड नहीं है इसमें। ध्यान से अब इस चीज़ को समझिएगा विद एग्जाम्पल, विच एग्जाम्पल मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में बहुत बार दी हुई है। मान लीजिए आप सबको पता है कि जापान में जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट तब हुआ था और उसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है बच्चों पर, है ना। मतलब जन्म के टाइम पर कोई बच्चों को बीमारी लग जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो अब भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो व्हेन आई टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ए सर्टेन सम इंसिडेंट, है ना, कोई इंसिडेंट जो पास्ट टाइम में हुआ था और मैं उसका अभी के लिए इफेक्ट देख रही हूँ, इम्पैक्ट देख रही हूँ, दिस इज़ योर एक्सपोज्ड फैक्टर रिसर्च। बात समझे? तो मेरा कारण क्या था, कारण था वो हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब ब्लास्ट, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा कि अभी भी जो वहाँ बच्चे हैं वो डिसीजेज से जन्म से ही ग्रस्त हो जाते हैं। सो दिस इज़ एक्सपोज्ड, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मैं यहाँ पे किसी चीज़ को बदल नहीं सकती, ना ही मैं कोज कुछ बदल सकती, ना मैं इम्पैक्ट को बदल सकती हूँ, किसी को बदल नहीं सकती। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट कि क्या उस घटना का इफेक्ट पड़ा, बस मैं किसी को बदल नहीं सकती। ठीक है, तो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। आगे ये आती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिज़ाइंड फॉर एस्टैब्लिशिंग कॉज रिलेशनशिप्स। कॉज रिलेशनशिप्स के लिए ये बनी है, इज यू कैन से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के लिए ये बनी है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कारण होता है और इसको हम मैन्युपुलेट कर सकते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट है, इसको हम मैन्युपुलेट नहीं कर सकते। एक एग्जांपल समझाती हूँ। इकोनोमेट्रिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स, तो मान लीजिए जो y है ये आपकी सेल्स है और जो x है ये आपकी एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट है। तो मैंने क्या कहा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोज है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट आपकी कोज है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये इफेक्ट है, यानी कि सेल्स आपका इफेक्ट है, सेल्स आपका इफेक्ट है। तो एडवर्टाइजमेंट यानी कि दिस इज अ कारण, दिस इज इफेक्ट, तो इसके कारण ये यानी कि एडवर्टाइजमेंट के कारण ही तो सेल्स होती हैं ना। तो आप चेंज किस में ला सकते हैं, आप इसमें चेंज ला सकते हैं, बट अब इसमें चेंज नहीं ला सकते। यू कैन मैन्युपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
वही चीज़ लिखी है ना, मतलब आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे तो सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगी। ठीक है, आप सेल्स को डायरेक्टली मैन्युपुलेट नहीं कर सकते, डिपेंडेंट वेरिएबल कांट बी मैन्युपुलेट। आप किसको मैन्युपुलेट कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट को मैन्युपुलेट कर सकते हैं। फाइन, समझ आई बात। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसे इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैन्युपुलेट होता है मैंने वो समझाया। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें एक चीज़ और समझिएगा, इसमें दो ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, पहला कंट्रोल ग्रुप, दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप उसमें वो है जिसमें चेंजेस नहीं हो सकती, ठीक है, जिसको हम कंट्रोल, जिस पर कंट्रोल रखेंगे, जिसमें कोई मैन्युपुलेशन नहीं होगी। दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसमें चेंजेस हो सकती हैं, जिस पर हमको एक्सपेरिमेंट लगा के देखना है। फाइन, सो मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है अब कि मैंने ना कोई, या फिर कोई साइंस वाला स्टूडेंट है, उसने किसी मेडिसिन की इन्वेंशन की, कोई साइंस वाला स्टूडेंट जिसने कोई मेडिसिन बनाई, ठीक है, तो उसने अब चेक करना है अपने हिपोथेसिस को कि क्या मेरी मेडिसिन काम करेगी भी या नहीं करेगी। तो उसने दो ग्रुप्स बना लिए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो जो कंट्रोल ग्रुप है ना, उसमें उसने उन पेशेंट्स को रख दिया जो उस बीमारी से ग्रस्त हैं जिनके लिए ये मेडिसिन बनी है, ठीक है। दोनों ग्रुप्स में उनने पेशेंट्स को ही रखा है, दोनों ग्रुप में पेशेंट्स को ही रखा है, बट फ़र्क ये है कि ये जो कंट्रोल ग्रुप वाले पेशेंट्स हैं ना, इनको मैन्युपुलेट नहीं किया गया। मैन्युपुलेट किसको किया गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पेशेंट्स को, यानी कि इन पेशेंट्स को वो मेडिसिन दी गई और इनको नहीं दी गई, ठीक है। दिस इज द मीनिंग कि हम कंट्रोल ग्रुप में मैन्युपुलेशन नहीं कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कर रहे हैं। तो जब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पेशेंट्स को वो मेडिसिन दी गई तो उसके बाद का इम्पैक्ट पता किया गया कि क्या उस मेडिसिन को देने के बाद इन दोनों में कोई फ़र्क आया, क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पेशेंट्स ठीक हो गए इस दवाई के बाद कि नहीं हुए। बात समझे ना। सो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाली रिसर्च वर्क करती है। और याद रखिएगा इसमें हिपोथेसिस बहुत ज़रूरी होता है, हिपोथेसिस के बिना ये नहीं वर्क करेगा। अब जब आप अपनी मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आप हिपोथेसिस लगाओगे, देयर इज़ नो डिफरेंस। नल हिपोथेसिस का मतलब नो डिफरेंस, यानी कि आपके कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पेशेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं आया। और अल्टरनेटिव हिपोथेसिस आप लगाओगे, यस देयर इज़ डिफरेंस, मतलब कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले पेशेंट्स में यस डिफरेंस आया, है ना। सो हमारा एम क्या होता है, अल्टरनेटिव हिपोथेसिस को एक्सेप्ट करना एंड नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट करना। द एम ऑफ ए रिसर्चर इज टू एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हिपोथेसिस, मानी कि डिफरेंस आया, वो बंदा तो यही चाहेगा ना मेरी मेडिसिन काम आए, मतलब पेशेंट्स में डिफरेंस आए, ठीक है। सो 3 करेक्टरिस्टिक्स जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के होते हैं, कंट्रोल जिसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया, मैन्युपुलेशन अभी समझाया कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैन्युपुलेशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन फिर बाद में हम ऑब्जर्व करके देखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस आया, क्या मेरी दवाई कोई रंग लाई, है ना। तो ये 3 वेरिएबल जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, कंट्रोल, मैन्युपुलेशन, ऑब्जर्वेशन। एक ग्रुप कंट्रोल करना है मुझे, जो दूसरा ग्रुप है उसको मैन्युपुलेट करना है, चेंजेस लाने हैं उसमें, एक्सपेरिमेंट करना है और बाद में मुझे इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। फाइन, सो दिस इज़ अ बेसिक फंडा ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपोज फैक्टर रिसर्च में मैंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते, बट एक्सपेरिमेंटल में कर सकते हैं, ठीक है। आगे जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है ना, इसमें ग्रुप्स नहीं, जैसे मैंने उसमें कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाए थे ना, इसमें वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। इसमें रिसर्चर का कंट्रोल नहीं होता एक्सपेरिमेंट पर, इसमें वो कंट्रोल ग्रुप नहीं बन सकता, इसमें रैंडम वैल्यूज़ ग्रुप्स को नहीं असाइन हो सकती, ठीक है। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो नेचुरल सेटिंग्स में ही होते हैं, इसमें हम उसके अलग अलग ग्रुप्स बना के, रैंडम ग्रुप्स बना के काम नहीं करते, ठीक है। तो इसके अलावा और डिफरेंसेस इसमें क्या है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है इसमें इंटरनल वैलिडिटी देखी जाती है, जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी देखी जाती है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की बात, जैसे मैंने एक एनवायरनमेंट बनाया जिसमें मैंने कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल 2 ग्रुप्स बनाए, बट क्वासी एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं है, इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट की ही बात होती है। जो
आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो मैंने फर्स्ट डिफरेंस ये बताया इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी वाला। दूसरा डिफरेंस बताया आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें डिफरेंस जो है, इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं आप रैंडमली असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया 2 ग्रुप्स बना दिए और रैंडमली आपने कई लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भेज दिया, कईयों को कंट्रोल ग्रुप्स में। बट इसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते, इसमें ये रैंडम असाइनमेंट्स ग्रुप की नहीं हो सकती। दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस। फाइन। चौथा डिफरेंस इसमें ये है, पार्टिसिपेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटर ब्लाइंड टू असाइनमेंट, यानी कि पार्टिसिपेंट को नहीं पता होता कि मैं किस ग्रुप में हूँ, उसको नहीं पता कि मैं कंट्रोल ग्रुप में हूँ या मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हूँ। बट इसमें जो है ये पार्टिसिपेंट्स ब्लाइंड नहीं होते, उनको पता होता है। ठीक है, मतलब उनको ये चीज़ पता है, वो असाइनमेंट जो भी उन पर की जा रही है, जो उन पर एक्सपेरिमेंट की जा रहा है, उसके बारे में उनको पता है कि हम पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें उनको नहीं पता होता। ठीक है, आगे इसके अलावा पांचवा इंपॉर्टेंट जो है इसमें डिफरेंस, कि हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। पांचवा ये। ठीक है, छठा डिफरेंस इसमें, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें कंट्रोल होता है, एक्सपेरिमेंटर का कंट्रोल होता है सारे प्रोसीजर्स पर। बट जो क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसमें प्रोसीजर्स पर कंट्रोल कम होता है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका। ठीक है, तो ये बेसिक 5 से 6 डिफरेंसेस हैं जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट एंड क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बताए हैं। फाइन। अच्छा, अब हम करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च को करने के बाद आपकी 2 रिसर्च रह जाएंगी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, वेरी डिटेल्ड, और उससे क्वेश्चन भी हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, देन हम वो करेंगे। फाइन। सो देखिए, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है। हिस्टोरिकल रिसर्च यूजली फोकस ऑन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एन इशू ऑफ इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। किसी भी पर्टिकुलर इशू के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करती है हिस्टोरिकल रिसर्च। स्टडी द पास्ट टाइम। इसमें क्या होता है, मैं भी इसकी एग्जांपल भी समझाऊंगी। हम पुराने टाइम को स्टडी कर रहे हैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। पुराने समय में क्या हुआ था उससे हम ये प्रिडिक्ट करना चाहते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की मैन्युपुलेशन या कंट्रोल वेरिएबल्स पर नहीं होता। अब इसकी एग्जांपल है जैसे ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। चलो मैं आपको इसकी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ हिस्टोरिकल रिसर्च की। मान लीजिए कि पुराने समय में, जो समय बीत चुका है, 2016 में इंडिया की जीडीपी थी 7%। 2017 में इंडिया की जीडीपी हुई 7.5%। ठीक है, तो मान लो अभी 2018 चल रहा है, तो मैंने प्रिडिक्ट कर लिया कि 2018 में इंडिया की जीडीपी 8% होगी, और जो आने वाला साल है 2019, उसमें इंडिया की जीडीपी 8.5% होगी। ठीक है, तो मैंने पास्ट वैल्यूज़ के बेस पे आने वाले फ्यूचर को या प्रेजेंट को प्रिडिक्ट कर लिया कि हर साल 5% बढ़ रही है, तो आने वाले सालों में भी ये 5% बढ़ेगी। हिस्टोरिकल रिसर्च, पास्ट इवेंट्स के बेस पर मैं फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रही हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको एक्सपोस्ट एंड हिस्टोरिकल में फ़र्क पता चल गया होगा। एक्सपोस्ट में जब हम इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, घटना के घटित होने का इम्पैक्ट क्या पड़ा, जो पुराने समय में घटना घटित हो चुकी है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। बट हिस्टोरिकल रिसर्च में हम ये चीज़ देख रहे हैं कि जो चीज़ पुराने समय से होती आ रही है उससे हम आने वाले कल को कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है, चलो सो ये सारा हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का भी कंसेप्ट है। दीज आर वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझ लो। जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है इसमें हम क्या करते हैं, वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डाटा कलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल सैम्पल्स। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जिसमें मैं सिर्फ एक ही टाइम की बात कर रही हूँ, बट एक ही टाइम पर मैं अलग अलग सैम्पल्स अलग अलग बंदों से या अलग अलग वेरिएबल्स से डाटा इकट्ठा कर रही हूँ। ठीक है, एक ही टाइम पर मैं बहुत सारे वेरिएबल से डाटा इकट्ठा करके ला रही हूँ, मल्टीपल सैम्पल से डाटा इकट्ठा करके ला रही हूँ, बट टाइम पीरियड सिर्फ एक है। दिस इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। बट टाइम सीरीज, ये लॉन्गिट्यूडनल टाइम सीरीज होती है, टाइम सीरीज स्टडी। इसमें हम क्या कर रहे हैं,
एक से ज़्यादा टाइम पीरियड का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं बट सेम इंडिविजुअल से, सेम वेरिएबल से यू कैन से। तो जैसे मैं 1991 से लेके 2021 तक का डाटा इकट्ठा कर रही हूँ सिर्फ एक ही चीज़ पे, दैट इज़ नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। तो ये मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, ठीक है। बट क्रॉस सेक्शनल में मेरे ये जो वेरिएबल्स हैं ना ये अलग अलग बन सकते हैं, बट टाइम पीरियड उसमें सिर्फ एक ही रहता है, ठीक है। जैसे एक ही टाइम पर मैं नेशनल इनकम की स्टडी कर रही हूँ, इंडिया की भी, चाइना की भी, और अदर कंट्रीज़ की, यूएसए की, यूके की, है ना। देयर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देयर आर नंबर ऑफ सैम्पल्स, बट टाइम पीरियड जिसमें सिर्फ मैं एक ही ले रही हूँ वो क्रॉस सेक्शनल में आएगा। इसके अलावा पैनल डाटा भी होता है, पूल डाटा भी होता है। ये चीज़ इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनोमेट्रिक्स की क्लास में मैंने ये सब समझाया है आपको। आगे चलते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च पे। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च। हमने डिडक्टिव इंडक्टिव का एलिमेंट पढ़ा है, याद रखा है, डीजीपी एंड आईपीजी। डीजीपी दैट इज़ जनरल टू पर्टिकुलर, आईपीजी दैट इज़ पर्टिकुलर टू जनरल। और ये मैंने अपनी पुरानी क्लासेस में डिडक्टिव एंड इंडक्टिव की अप्रोच आपको बहुत बार समझाई है। जब हम किसी जनरल सर्कमस्टांस से किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांस पे आ रहे हैं, जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मैन मॉर्टल हैं, तो फिर मैं बोल रही हूँ रमेश इज मैन एंड रमेश इज मॉर्टल। तो क्योंकि सभी मैन मॉर्टल हैं तो रमेश भी एक मैन है, तो रमेश भी मॉर्टल ही होगा ना। दिस इज डिडक्टिव अप्रोच, जब मैं ऑल से एक पर्टिकुलर बंदे की तरफ आ रही हूँ। बट जो इंडक्टिव रिसर्च है इसमें हम पर्टिकुलर टू जनरल की तरफ जाते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि जो रमेश है वो एक मैन है तो वो मॉर्टल है, ठीक है, रमेश इज़ ए मैन और रमेश इज़ मॉर्टल। तो मैंने उससे बताया कि ऑल मैन आर मॉर्टल, क्योंकि वो एक मैन है, वो मॉर्टल है, तो इसलिए सारे आदमी मॉर्टल होंगे। दिस इज़ इंडक्टिव अप्रोच, जब मैं एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से ऑल की बात कर रही हूँ, पर्टिकुलर सिचुएशन को जर्नलाइज्ड कर रही हूँ सारे यूनिवर्स पर, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स पुराने लॉजिकल रीजनिंग वाली मेरी क्लासेस देखिएगा, मैंने आपको पूरी डिटेल में समझा रखा है। चलो, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च डिडक्टिव अप्रोच है एंड क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है ये इंडक्टिव अप्रोच होती है, याद रखिएगा। कल की क्लास सबने देखी थी, कल की क्लास में मैंने बताया था जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होती है और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच होती है, ठीक है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स को अप्लाई करते हैं। इसमें हम डाटा लार्ज लेते हैं बट लार्ज डाटा की इन डेप्थ स्टडी नहीं करते, ठीक है। जस्ट इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं। जैसे मैं कह रही हूँ जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डैश, दिस इज ए क्वांटिटेटिव, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसमें सैंपल लार्ज हो सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करना, मैथमेटिकल मॉडल, पॉजिटिविस्टिक अप्रोच, डिडक्टिव रिसर्च, ये सारे कीवर्ड्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए, ठीक है। और जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें क्या है, इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। और याद रखिएगा जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, इसमें सैंपल हम स्मॉल लेते हैं बट उस स्मॉल सैंपल का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। जैसे कि केस स्टडी, कम सैंपल मैंने एक लिया बट उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया, ठीक है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में जो हमारे सैंपल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, फोकस्ड होते हैं, बट उनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इसमें की जाती है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा डिफरेंस देखिए दोनों में। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में जस्ट हमारी ऑब्जर्वेशंस का यूज़ हो सकता है, डिस्क्रिप्शंस का यूज़ हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स का नहीं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें डाटा जो है वो एक्यूरेटली मेजर किया जा सकता है, बट क्योंकि क्वालिटेटिव में हम मैथमेटिकल टूल्स नहीं लगा रहे तो इसमें डाटा सिर्फ ऑब्जर्व हो सकता है, मेजर नहीं। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसका नेचर ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे मैंने कल आपको ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी में डिफरेंस बताया था। क्वालिटेटिव रिसर्च का नेचर सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें मेजरेबल यानी कि जिसको हम नाप सकते हैं ऐसा डाटा इसमें यूज़ किया जाता है और उस डाटा के अकॉर्डिंगली थ्योरीज बनाई जाती हैं।
बट क्वालिटेटिव रिसर्च में कुछ मापने वाला नहीं होता, इसमें कुछ न्यूमेरिकल चीज़ें नहीं होती, इसमें लोगों के ओपिनियंस, रीजंस, उनकी मोटिवेशंस, इन चीज़ों की बात होती है, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर की बात होती है। ठीक है। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें डाटा कलेक्शन करने के मेथड्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, अभी हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में फ़र्क समझेंगे। बट जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स जो हैं वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड नहीं होते। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है इसमें डाटा मेजर हो सकता है न्यूमेरिकली, बट उसमें सिर्फ स्टेटमेंट्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव रिसर्च नंबर बेस्ड है, क्वालिटेटिव रिसर्च टेक्स्ट बेस्ड है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बड़ा इजी होता है बट क्वालिटेटिव में इजी नहीं होता। क्वांटिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल्स हैं जैसे सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, है ना। बट जो क्वालिटेटिव रिसर्च है इसमें इंटरव्यूज़ लेना, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट दोनों में फ़र्क है, जो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसमें सैंपल लार्ज होता है, बट जो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है इसमें सैंपल स्मॉल होता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड जिक्र किया था ना, तो उसका मतलब भी थोड़ा समझ लीजिए। जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्शन के जो मेथड्स होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, जैसे कि प्रॉब्लम का एक्सटेंट पता करना, हाउ मैनी पीपल हैव ए पर्टिकुलर, मतलब बताओ कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है। ये एक न्यूमेरिकल चीज़ है, मैं यहाँ पे बता सकती हूँ 10 लोगों को ये प्रॉब्लम है ना। तो ये मेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें मैं न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकती हूँ, ये मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगा। और जो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच है इसमें मैं चीज़ को क्वांटिफाई नहीं कर सकती, इसमें मैं ये बता सकती हूँ जैसे वो बंदा खुश है, वो बंदा दुखी है ना, ह्यूमन बिहेवियर, ये सब चीज़ों की इसमें बात आती है। इसमें मैं उन चीज़ों को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन इट इज़ दैट ये क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स एंड अप्रोचेज हैं, इससे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो द फर्स्ट इज इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू, 1-to-1 इंटरव्यू विद वन पार्टिसिपेंट एट ए टाइम। क्वालिटेटिव रिसर्च में जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो डाटा है इन डेप्थ मतलब पूरी तरह से डिटेल में उसका एनालिसिस किया जाता है ना। तो डिटेल में मतलब पूरा रिसर्च होता है। सो इन डेप्थ इंटरव्यू में क्या है कि हम एक एक बंदे से जाके पूरा उसका डिटेल में इंटरव्यू ले रहे हैं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च का ही मेथड है। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च का एक मेथड होता है फोकस ग्रुप। इसमें क्या होता है कि 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स हैं जो पूरे अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे डाटा लिया जा रहा है। फोकस ग्रुप, ठीक है, 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए फोकस्ड हैं। इसी तरह से नरेटिव रिसर्च, ये भी क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है जिसमें हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हैं, मतलब जो पुरानी स्टडीज़ हो चुकी हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं, किसने क्या स्टडी की है, कैसे का स्टडी की है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बारे में मैंने आप सबको समझाया हुआ है। फिर चौथा इसमें टाइप है निमोनोलॉजी। निमोनोलॉजी से आपको एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। निमोनोलॉजी का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फिनोमेना का एक्सपीरियंस पता करना। मान लो कि कुछ यहाँ पे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि कुछ बंदे हैं जो प्रिजन में, जेल में होकर आए हुए हैं, जेल में कुछ अपने साल काट के आए हुए हैं। तो उनकी वाइफ्स के पास जाना और उनकी पत्नियों से एक्सपीरियंस लेना कि बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आपके पति जो है वो जेल में गुजर रहे हैं, जेल में अपने दिन काट रहे हैं। तो निमोनोलॉजी मतलब किसी भी फिनोमेना का एक्सपीरियंस जो है वो क्या है, इसके ये चीज़ लोगों से पूछना, ये चीज़ लोगों से इकट्ठी करना। ठीक है, तो निमोनोलॉजी का कीवर्ड जो है वो एक्सपीरियंस आएगा, एक्सपीरियंस ऑफ ए फिनोमेना। इसी तरह अगला आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। एथनोग्राफी का मतलब होता है कल्चर्स की स्टडी करना, जैसे अलग अलग लोगों के अलग अलग कल्चर्स हैं तो उनकी स्टडी एथनोग्राफी होती है। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे आती है केस स्टडी रिसर्च। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, केस स्टडी भी क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है, क्योंकि केस स्टडी में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं। जैसे मैंने कहा सैंपल इसमें स्मॉल होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे मान लो मैंने कोका कोला ली, कोका कोला एक फर्म है, तो मैंने कोका कोला की डिटेल में स्टडी की कि जब ये स्टार्ट हुई थी तो क्या था इसका सिस्टम, अभी ये डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, अभी इसका टर्नओवर कितना है ना। तो ये एक ही एंटिटी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी डिटेल से स्टडी करना, ठीक है। इसी तरह अगला आ गया कंटेंट एनालिसिस। देखिए कंटेंट एनालिसिस का मतलब, जैसे आज का ज़माना जो है काफ़ी सारा सोशल मीडिया इसमें फैल चुका है, तो कंटेंट एनालिसिस का यहाँ पे मतलब, जैसे आप सोशल मीडिया पर लोगों का कंटेंट पढ़कर उनकी लिखी हुई चीज़ें या उनकी सोशल लाइफ ऑब्जर्व करना, या उनकी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ के उनके थॉट्स को ऑब्जर्व करना कि आजकल लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को लेकर उनकी क्या सोच है, वो सोशल मीडिया पे क्या कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर फिनोमेना को लेकर, है ना। कंटेंट का एनालिसिस करना कि लोगों का क्या सोच या लोगों का क्या ओपिनियन या रवैया है ना, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना या सिचुएशन को लेकर। सो ग्राउंडेड थ्योरी में क्या है, जनरेट। ग्राउंडेड थ्योरी में हम ग्राउंड लेवल पे जाके थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंडेड थ्योरी में वैसे सिंपली कि हम कोई थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, थ्योरी जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ग्राउंडेड थ्योरी दैट इज जनरेट एंड डेवलप द थ्योरी ऑन ए ग्राउंड लेवल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के। तो ये चीज़ें हमने सारी पढ़ ली। तो मैंने आपको बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स करवाई हैं एक बार फटाफट से देख लीजिए। फंडामेंटल रिसर्च पढ़ा, अप्लाइड रिसर्च पढ़ा, दोनों में डिफरेंस पढ़ा। एक्शन रिसर्च पढ़ा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पढ़ा, कैजुअल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च, एक्सपोज्ड फैक्टो, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो मैंने आपको टोटल 15 टाइप्स ऑफ रिसर्च करवाई हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो होपफुली आपको ये सारा लेक्चर बहुत बढ़िया लगा होगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा जो सब्जेक्ट है पेपर 2 का इकोनॉमिक्स है, और हर साल मेरे इकोनॉमिक्स के बैच से काफ़ी सारे बच्चे जो है अपना नेट जेआरएफ निकालते हैं। तो आप मुझे भी अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है वहाँ पे इकोनॉमिक्स का, और पेपर 1 भी आपको साइमल्टेनियसली सिंगल सब्सक्रिप्शन में ही मिलता है, ठीक है जी। और अगर आप अदर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, पेपर 2 का और कोई सब्जेक्ट है, तब भी आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन मेरे कोड से, यानी कि सिमर 10 मेरा कोड है, इससे ले सकते हैं। आपको अपने दोनों पेपर सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे ज्वाइन करके मेरी फ्री क्लासेस के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हुआ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।